नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के भी, और मैं हूँ उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। Please do subscribe to the channel. And if you click to the icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. जी, और प्रदीप जी, this is of course our special on BMC election. Yes, sir. This is the last part now. By the way, the campaigning is over. Yes, sir. There's supposed to be a 48-hour cooling off period, but interviews are on. Journalistically, we are okay with talking to just about anybody. And at the moment with us, we have Ashraf Azmi Saab, who's standing from Kurla. Let's go 165, I think. Yes, is it? 165. 165. Let's go straight across to him. Ashraf Saab, नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर, कैसे हैं? दुआएं सर, आपकी बड़ी दुआएं हैं। बहुत मेहनत करी आपने, बहुत मेहनत करी आपने, सुनने में आया। जी जी। आपके भाई साहब तो आते रहते थे शो में, काफी मजा आता था। हाँ जी, बात करके। वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं जी, और माशाल्लाह उनकी जो नेशनल अंडरस्टैंडिंग है, जो एनालिसिस होता था उनका जबरदस्त हुआ करता था। हाय सर, यू आर लुकिंग ओके, प्लीज डोंट चेंज एनीथिंग। We need to wait. We'll get him back. We'll get him back. He is from Kurla, Pradeep ji, and Kurla has got certain typical problems which haven't been really solved. Yes, he's come back. जी, तो अरशद साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन के बाद जब आप जीत के आएंगे तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहले जो अहम मुद्दा रहेगा जिसको आप रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप अरशद साहब? सर ऐसा है कि ये मेरा चौथा टर्म है जी। 3 बार लोगों ने आशीर्वाद दिया है जी, इस बार चौथी बार भी दे रहे हैं। ये चौथी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहे हैं आप। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोगों का आशीर्वाद रहे, जो जनता है वो जनार्दन है, और जनार्दन का आशीर्वाद रहे तो जीत तो पक्की है। बहरहाल पिछले 4 वर्षों से महानगर पालिका की जो दुर्व्यवस्था हुई है जी, वो दुर्व्यवस्था जो है वो इसलिए हुई कि वहां कोई नगर सेवक था ही नहीं जी, और सरकार जो है वो अपने हिसाब से वो काम करा रही थी, जिस काम के हिसाब में एडमिनिस्ट्रेटर बनकर महानगर पालिका के जो अधिकारी थे वो मालिक बन गए थे जी। तो ये जो मालिक थे इनको हिसाब तो कोई देना नहीं था कि भाई आपको जनता के पास जाना है और 5 साल के बाद ये कहना है कि देखिए मैंने अच्छा काम किया इसलिए आप मुझे अवार्ड दीजिए या फिर आप मुझे जो है वो पनिश कीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए इनका जो काम था वो एक जागीरदाराना निजाम की तरह था जी। तो अभी करना ये है कि सबसे पहले तो हिसाब लेना पड़ेगा कि 4 वर्षों में जो मनमानी हुई है उसमें आम आदमी की जेब का कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में पहला मामला रहेगा। दूसरा मामला ये है कि जिन ठीकों में गड़बड़ी हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा। तो यहाँ पर अरशद आजमी साहब, इसके पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2021-2022 में बीएमसी का जो फिक्स्ड डिपॉजिट था वो 92,000 के करीब था, 91,000 समथिंग और ज्यादा करोड़। जी, आज की तारीख में इट हैज कम डाउन टू 79,000 करोड़। तो मतलब तकरीबन 12 के 13,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्चे गए। अब किस चीज पे खर्चे गए? हैरत होगी जी कि उसके लिए बाकायदा जो फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल करने के लिए जी बाकायदा जो है उसकी मंजूरी भी कमिश्नर साहब ने खुद से ली है। जी, मतलब आप सोचिए। जी बोलिए सर। अशरफ भाई बोलिए। I think we are losing network there. I think some people don't want him. But this is really funny, Pradeep ji. 12,000 crore. I think we got Ashraf back. Ashraf ji, बोलिए सर। अभी आप ऑन है सर, बोलिए। 12,000 करोड़ कहाँ गया बताइए। चाहता हूँ साहब
जी मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको जानकर मैंने बताया कि भाई आप परमिशन मांग रहे हैं खुद जी से परमिशन मांग रहे हैं कि आपको खर्च करने की ये जो फिक्स डिपॉजिट है उसकी इजाजत दी जाए। ये इमरजेंसी पैसे हैं। जी इन पैसों के इंटरेस्ट से ना जाने कितने कर्मचारियों के पेंशन और उनकी तनख्वाहें दी जाती है। जी हमने पिछले बहुत सालों में धीरे धीरे करके महानगर पालिका की तिजोरी में ये पैसे रखवाने का काम किए थे और जी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सेना जो है, इसने जो है पूरी तरह से इसको इस तरह से काम किया है कि अगर ये व्हाइट पेपर जारी कर दे तो मुंबईकर जो है उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आज जो है पहला काम ये है कि जनता जो हिसाब मांग रही है उनसे हिसाब मांगा जाएगा। दूसरा काम यह है कि बहुत दुर्व्यवस्था है। आप हेल्थ के सेक्टर में चले जाएं तो कई महीनों तक शेड्यूल में दवाएं नहीं थी। आप एजुकेशन में चले जाएं तो बहुत हद तक लोगों के पास टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं। अशरफ साहब आपके क्षेत्र पे आते हैं कुर्ला में तकलीफ बहुत है लोगों को। देयर रोड्स आर नॉट प्रॉपर, डिस्पेंसरीज जो मेडिकल आप कह रहे थे भी, हेल्थ फैसिलिटीज के बहुत तकलीफ है, स्कूल्स के बहुत तकलीफ है। इसको कैसे निपटाओगे आप अशरफ साहब? सर ये बैकलॉग है, ये बहुत सालों का 4 सालों का बैकलॉग है, कम किसी नगर सेवक का पूरा होने जैसा है। आप ये बात समझ लीजिए कि रास्तों की बात है, पानी की बात है, सफाई की बात है, फुटपाथ पर चलने की बात है और सबसे बढ़कर ये है कि अधिकारियों की मनमानी की बात है। इतनी मनमानी बढ़ गई है कि आम आदमी को कोई कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि वो फरियाद किसके पास ले जाएंगे। आप बताइए कि उनका माध्यम जो सबसे बड़ा होता था वो नगर सेवक होता था, अब वो है नहीं। तो इसलिए ये लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब जनता को लेना चाहिए। अशरफ साहब आपके क्षेत्र में ये हॉस्पिटल कितना है, बीएमसी और डिस्पेंसरी, उनको क्या हालत है? देखिए एक डिस्पेंसरी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से एक डिस्पेंसरी की जगह हमने उनको मुहैया करवाई थी। महानगर पालिका का ध्यान उस तरफ ले गए और वहां पर एक अस्पताल जो है, क्लिनिक जो है वो आया। बाबा हॉस्पिटल जो है वो हमारे यहाँ कुर्ला बाबा हॉस्पिटल एक पेरिफेरी हॉस्पिटल है, लेकिन सुविधाएं नहीं है वहां पर। वहां पर जिस तरह से एक हॉस्पिटल को चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। उसके अलावा दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है। अगर आप जानेंगे तो मैंने जैसे बताया कि अभी आप छोटी सी बात में चले जाइए कि अगर आप चले गए एक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आप चले जाएं, वहां भी इतना ज्यादा हंगामा है, इतना ज्यादा करप्शन हो गया है कि लोग वहां भी परेशान करने लगे लोगों को इतनी छोटी सी बात के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट में चले जाएं, हर जगह ही जैसे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका जो है वो किसी आम आदमी के पहुंच से बाहर। अशरफ साहब स्कूल्स के क्या हालत है? बिकॉज गरीब बच्चे हैं, स्लम्स पॉकेट्स भी है, कुर्ला कलीना ये पूरे क्षेत्र में स्लम्स भी है, तो बच्चों का पढ़ने का किस प्रकार से हालत क्या है? स्कूल्स का क्या हालत? बीएमसी स्कूल्स ढंग से है प्रॉपर? नहीं, देखिए स्कूल की इमारतें तो हमने कई बरस की कोशिशों के बाद सब नई बनवा दी है। मेरे दोनों क्षेत्र में 2 वार्ड हैं मेरे दोनों वार्डों में 4 स्कूलें हमने रीडेवलप किए हैं और अभी बहुत शानदार स्कूल है। लेकिन शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए इतने बड़े बजट में वो नहीं है। और अब जो है महानगर पालिका धीरे धीरे इनको प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है। उसको रोकना है हमें, क्योंकि एक आम आदमी के हाथ से अगर शिक्षा का जो है वो अधिकार भी छीन जाएगा तो बताइए फिर क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, लेकिन वो सब चीजों को बालाए ताक रख के ये लोग जो है पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। अब कल उठ के किसी बड़े आदमी को कोई स्कूल पसंद आ गया वो उनको दे देंगे और देने के बाद जो है उसको बता देंगे कि पीपीपी का मॉडल है और पॉलिसी भी ऐसी बना देंगे कि वो आदमी उस पॉलिसी में बैठता होगा। तो ये बहुत सी चीजों का बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये आप बताएं आजमी साहब कि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि पीपीपी मॉडल और ये वगैरह वगैरह, अब जैसे बीईएसटी, अब बीईएसटी के जो डिपोज हैं सुनने में यह आया कि धीरे धीरे उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनको बेच रहे हैं। मतलब सर कर दिया, इट इज नहीं है, इट इज क्या है प्राइम रियल एस्टेट। जी जी
एक एक जो है मिनिमम जो बीएसटी के पास उनका उनका जो बेड़ा होना चाहिए, जिनके जिनके उसमें उनकी जो बसें होनी चाहिए 3,000 से ज्यादा, वो जी। खत्म हो गई। जब आप धीरे धीरे इस चीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, जब आपके पास कोई चीज बचेगी नहीं, तो फिर वो संस्था भी मात्र नाम की हो जाएगी। दुरुस्त बात। फिर किसी दिन वो किसी अदानी जैसे कंपनी को वो संस्था भी दे दी जाएगी। यही महानगर, यही जो है, इसी मुद्दे को लेकर ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के, ये थोड़ी ना इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले। ये तो चर्चा कर रहे हैं कि मेयर कोई खान होगा और मेयर वो होगा और हिंदू होगा कि मुसलमान होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुंबई के लिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं, वो सारे लोग जो नगर सेवक बन के आएंगे, वो सारे लोगों का अधिकार है कि वो मेयर बने जी। और वो सारे लोगों के अधिकार को हमारा संविधान जो है वो उसको जो है प्रोटेक्शन देता है। दुरुस्त बात है। तो अशरफ साहब आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रीडेवलपमेंट का। हाइट रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, हाइट रेस्ट्रिक्शन बहुत है, एयरपोर्ट टच में है और इसीलिए रीडेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे गांवटन है, स्लम्स हैं। तो क्या कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में है कि कैसे लोगों को मदद करे? देखिए, ऐसा है कि एक आम नागरिक की तरह हम लोग भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में हम ये सोचते हैं कि हमको भी उतनी ही जगह मिले रीडेवलपमेंट में, उतना ही एक्स्ट्रा जगह मिले जितना कि कुर्ला ईस्ट में मिल रही है। लेकिन चूंकि हम लोग फनल जोन में हैं, वो हो रहा नहीं है। तो हम लोगों के माइंड सेट करेंगे और अगर वो चीजें उनके समझ में आ गई तो हम उसको क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ लेके आएंगे। क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट में ये है कि पूरा का पूरा जो है एक प्रोजेक्ट बनता है जी। जिसमें तमाम वो चीजें जो बेसिक एमिनिटीज हैं महानगर किसी भी इंसान के लिए, वो उसको मिलती है। उनके बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है, उनके लिए क्लब होता है, उनकी शादी ब्याह के लिए हॉल होता है, उनके लिए शिक्षा के उनके लिए खेलने के अलग अलग माध्यम होते हैं, लाइब्रेरी होती है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर लोगों को समझाएंगे कि आप लोग जो है इस बात को समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा चीजें हमको नहीं मिलेंगी फनल जोन की वजह से। जी। 4 साल का गैप और उससे पहले 2 साल का कोरोना, तो 6 बरस से सभी इलाके की प्रगति और कुर्ला की खासतौर से इसलिए रुकी प्रगति कि हमको फंड नहीं दिया गया। अच्छा अशरफ आजमी साहब, जो प्रदीप जी ने अभी सवाल पूछा आपसे और उसका आपने भी जिक्र किया, फनल जोन का आपने जिक्र किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। शिकागो एयरपोर्ट जो है ना यूएस में, शिकागो एयरपोर्ट यूएस में, वहां पर भी हाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के आसपास। उन्होंने कहा कि यार देखो, हम तुम्हें हाइट रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि यहां एयरपोर्ट है और वो तो बिल्कुल एयरपोर्ट से लग के हैं। आपको मालूम है क्या हाइट रेस्ट्रिक्शन है वहां पे सर? दोनों साइड में। उन्होंने कहा कि भाई हम माफी चाहते हैं, आप 103 मंजिल से ज्यादा नहीं बना सकते। 103 स्टोरीज की रेस्ट्रिक्शन है, 103 स्टोरीज। आप मुझे बताइए, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है और अभी भी आप 1936 का कानून लेकर के बैठे हैं फनल जोन का। आप ये बताइए सर, ये क्या है? ये दिस इज अनफेयर सर। चांगी एयरपोर्ट पे चले जाइए सिंगापुर में, आसपास इतनी बिल्डिंग्स है 150-150 माले की, उसके बीच में से हवाई जहाज जाता है। तो ये हिंदुस्तान में ही क्यों है? ये ब्रिटिश का बनाया हुआ लॉ है 1936 का, इसको चेंज कराइए सर, इस पर काम कीजिए। बिल्कुल, मैं तो ये आपने जो जानकारी दी उसके माध्यम से मैं ये डिमांड करूंगा, खासतौर से असेंबली में बैठे हुए हमारे जो नुमाइंदे हैं या कॉर्पोरेशन में जिनको ग्रुप लीडर वगैरह बनाया जाएगा, तो उनसे ये डिमांड रहेगी कि भैया आप जो है एक स्टडी टूर कीजिए, वहां जाइए, वहां के अधिकारियों से मिलिए और उनको उनकी व्यवस्था देखिए और उस तरह से मुंबई को उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। मुंबई तो शिकागो से भी बड़ा शहर है पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल आपने जो कहा है उसका संज्ञान लेंगे और ऊपर वाले ने लोगों के आशीर्वाद से अगर मौका दिया तो महानगर पालिका में इन चीजों को बड़ी जोरों शोर से उठाएंगे। आप उसको बाद में बताना। बात यह है, आपके अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सबका हर्षवर्धन सबकाल जी ने करप्शन चार्जेस लगाए देवेंद्र फडणवीस जी पे। बोले वो देवा भाव नहीं है, टका भाव है। तो करप्शन को किस प्रकार से आप काबू में रखेंगे
इफ कांग्रेस कम्स टू पावर, और आपके वार्ड लेवल पे किस प्रकार से करप्शन को आप काबू में रखेंगे? देखिए, करप्शन के बारे में मैं बताऊं आपको, तो अभी अलग अलग प्रकार के करप्शन हो रहे हैं जिनको एक आम तरीके से समझना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने उसकी बहुत स्टडी की है। हमने वर्षा ताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में जी। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएपी घोटाला है, जमीन लैंड का घोटाला है, मनचाहे बिल्डरों को जगह देने का घोटाला है। और आपको जानकर हैरत होगी, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें लाके बताऊंगा जिसको देखकर आपको खुद हैरत होगी कि अगर कोई कानून इस तरह का नहीं है कि किसी को जमीन दे दी जाए, तो उसके लिए बाकायदा जो है हमारा जो ये है डिपार्टमेंट है महानगर पालिका के जो जिसके अंडर में आती है एकनाथ शिंदे जी का, वहां से ऐसी इसके इस तरह के जीआर निकलते हैं कि आपको सुनकर हंसी आ जाएगी और आपको लगेगा कि भाई ये किस तरह से किया गया। नहीं, जिस तरह से एक शुतुरमुर्ग जो है किसी जगह पर अपनी गर्दन को जो है रेत में दबा देता है और उसको ये समझ में आता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, जबकि बगल में बैठे सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये सब किया गया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आपके, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सामने लाकर जनता के रखने का काम। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपने सर? मैं को, बाकी सब लोगों आपके को? माध्यम से अपने कुर्ला के जनता को उनको अपील करता हूँ कि जिंदगी के 19 साल का सफर जो उनके साथ मेरा चल रहा है, इस बार मेरी धर्मपत्नी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, मेरी बेटी लड़ रही है, डॉक्टर समन आजमी जी। पिछले 2 बार से मेरे साथ वो नगर सेविका हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम महानगर पालिका के इतिहास में पहली दंपत्ति हैं जी जो एक साथ कई बार चुनाव जीत कर गए हैं। क्या बात है, वंडरफुल। हाँ, तो ये जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त हुआ। मैं भी भूमिपुत्र हूँ, यहाँ पैदा हुआ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आता हूँ। मेरी पढ़ाई मेरी परवरिश सब यही हुई, बंबई में, कुर्ला में। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि कितना खूबसूरत शहर है कि एक ऐसे आदमी को भी वो उठा के वहां पहुंचा देता है जिसके पास ना कोई माली हैसियत थी, ना जिसका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। 3 बार चुनाव जीत जाना, 2 बार बीवी के साथ जीत जाना, 1 बार बहन के साथ जीत जाना और चौथी बार लड़ना। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा अपने लोगों से कि 19 साल का ये सफर आपके साथ चल रहा है। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार और स्नेह मिलता रहा तो ये सफर आगे भी उसी जोश के साथ जारी रहेगा। वंडरफुल, वंडरफुल। और बजाज साहब, हम लोग जो नेशन नाउ को जो एनालिसिस किया है, तो इजी विक्ट्री है आपका, आसान सा जीत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके काम क्षेत्र में। नहीं, आपके चैनल का तो मैं बहुत बड़ा वो हूँ, और साहब का उस वक्त से, बजाज साहब का, जब ये सहारा समय पे बात किया करते थे, उस जमाने में जी इनका तुति बोला करता था। और इनके सवाल ऐसे होते थे कि लोग इंतजार करते थे। मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, अल्लाह मियां से, भगवान से, कि आप दोनों को इसी तरह से लंबी उम्र दे, सेहत दे, और आपके चैनल को दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की दे, और इतना दे कि लोग अपने घरों में इसको शौक से देखें। क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो पत्रकारिता है उसके स्तंभ को थाम के रखा है। वरना अब तो जो हो रहा है आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो सवाल उठाना, तो सरकार से सवाल करना, लोगों के प्रॉब्लम को सच्चाई से बताना, ये आप जैसे लोगों की बहादुरी है। वरना आज के इस घने अंधेरे में ऐसे जुगनू कहाँ मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू आफ्टर विक्ट्री। जीतने के बाद फिर मुलाकात होगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार, गॉड ब्लेस। नमस्कार। He is likely to win, and so is his daughter. Extremely confident. दोनों के दोनों, मतलब दोनों सीट पक्की हैं। Yes. कहने का मतलब ये हुआ जहाँ तक के कुर्ला का सवाल है। So one of the few seats where the Congress is very sure of winning. Yes. लेकिन बाकी जगह पे कांग्रेस जरा डामाडोल है, very frankly। मतलब पूरे मुंबई शहर में these are always sure winners. I mean, they have been always winning most of the times. Yes, absolutely. Right. So that was the special with Ashraf Azmi, and very shortly I think we will have Sunita Mehta ji with us, I think in just about 5-10 minutes, and that will be another special, and that's it. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आप
आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।